बीए द्वितीय वर्ष जो है उसमें फर्स्ट पेपर आपके मानव एवं आर्थिक भूगोल का है। ठीक है, इसमें आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कि जनसंख्या का वितरण। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो जनसंख्या का वितरण जो है उसको कौन कौन से कारण है जो प्रभावित करते हैं, या कारक कौन कौन से हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, और दूसरा विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दो चीज़ हम पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर भी हम दो वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने ये। ठीक है, और सेकंड वीडियो जो है उसमें आप पढ़ोगे जनसंख्या का विश्व में कैसा वितरण है, मतलब कहाँ पर कितनी जनसंख्या है। तो पहला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक जो है उसमें है पहला प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक इसमें आप नीचे देख रहे हो 5 कारक देख रहे हो। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्थिति। तो स्थिति जो है जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है ये हम देखेंगे। जैसे आप कोई भी दो स्थान ले लो विश्व में, जैसे एक स्थान है ध्रुवीय क्षेत्रों का और सेकंड है भूमध्यरेखीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्थिति से वो जनसंख्या कैसे प्रभावित होगी। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है दिन और रात का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रातें होती है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ की जलवायु वगैरह जो है वो भी मानव के रहने के लायक नहीं है, ये आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। वहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है और कुछ स्थानों पर तो हमेशा बर्फ़ जमी हुई होती है। तो इस कारण से वहाँ पर जो है मानव रहने लायक स्थिति नहीं है मानव की, तो इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। तो स्थिति का प्रभाव ऐसे पड़ता है जैसे अक्षांश देशांतर स्थिति जो है किसी स्थान की, उससे डिसाइड होता है कि वहाँ पर जनसंख्या कितनी है। ठीक है, सेकंड टॉपिक है उच्चावच। प्राकृतिक कारणों में सेकंड कारण जो है वो उच्चावच है। उच्चावच से मतलब ये है जनसंख्या के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाका है तो उसका उच्चावच बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो पहाड़ी इलाका माना जाता है। और कोई स्थान नीचा है, जैसे मैदानी इलाका है, समतल मैदानी इलाका है नीचे, ठीक है, तो उसका उच्चावच कम है, मतलब समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है कम है। तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा जनसंख्या पर। जैसे पहाड़ी इलाका है उस पर क्या है, उबड़ खाबड़ होता है वो, तो वहाँ पर घर बनाना मुश्किल होता है, सड़क वगैरह बनाना मुश्किल होता है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी हम कार्य करेंगे वहाँ पर तो पहाड़ी इलाकों में तो बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, जबकि मैदानी इलाका है तो उस पर खेती करना आसान हो जाता है। ठीक है, आराम से खेत बना दिए, वहाँ पर खेती कर ली, घर बना लिया आसानी से। ठीक है, आने जाने में कोई समस्या नहीं होती। तो इस तरह से क्या होता है, मैदानी इलाकों में ज़्यादा लोग रहते हैं, और उच्चावच के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको ये सारी चीज़ें। और जो पहाड़ी इलाके हैं या पठारी इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा रहने में लोगों को समस्याएँ आती है, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, तीसरा कारण जो है वो है जलवायु आपके। तो जलवायु जो है जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं जलवायु कई प्रकार की होती है। कई जगह ग्रीष्मकाल ज़्यादा लंबा होता है, कई जगह ग्रीष्मकाल होता ही नहीं है। जैसे ध्रुवीय एरिया है, जो ठंडे वाले इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी वगैरह होती है, वहाँ पर जो है गर्मियाँ पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ की जलवायु जो है कठोर होती है बिल्कुल, वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, कुछ इलाकों जो है वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र है, 0 डिग्री के आसपास, अक्षांश रेखा के आसपास वाला इलाका जो है वहाँ पर क्या होता है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है और रोज़ वहाँ पर बारिश होती है। इस कारण से वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। इस कारण से वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है जलवायु के कारण। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, जो जलवायु बहुत ज़्यादा हिसाब से बहुत गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, उन इलाकों पर लोग आसानी से रह नहीं पाते। इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या जो है विरल पाई जाती है, मतलब बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है ऐसे स्थानों पर। और जो स्थान जो है जलवायु का अनुकूल है, मतलब मानव के रहने के हिसाब से अनुकूल है, वहाँ पर जलवायु मध्यम मिलती है, मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं ज़्यादा गर्म, और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बारिश भी जितनी ज़रूरी है उतनी होती है। तो ऐसे इलाके जो है वहाँ पर लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे भारत हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, बांग्लादेश है, चीन है, ये इलाके जो है, यहाँ के जो कुछ इलाके हैं जिनमें जलवायु अच्छी है तो वहाँ पर क्या है, लोग ज़्यादा रहते हैं। और जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये इलाके क्या है, ये जलवायु के हिसाब से सही नहीं है, तो इस कारण से वहाँ पर लोग जो है कम मात्रा में रहते हैं। नेक्स्ट है जलापूर्ति। तो जलापूर्ति जो है ये किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करती है। आप लोगों को पता है जल जो है मानव के लिए कितना उपयोगी है। ठीक है, जैसे आप पीने के लिए जल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, खाना वगैरह बनाते हैं हम घर पे घरेलू कामों के लिए, उसमें पानी चाहिए हमें। नहाने के लिए या कोई उद्योग वगैरह लगाते हैं उसके लिए हमें जल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसे स्थान जहाँ पर पानी
आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे कोई नदियों के किनारे हैं, नदियों के तट जो है, जैसे गंगा नदी है तो वो कहाँ बिहार यूपी वगैरह में होकर निकलती है, तो वहाँ पे क्या है, पानी की कोई समस्या नहीं है। भूमिगत जल जो है वहाँ पर वो भी काफ़ी ऊपर ही है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पर लोग अधिक रहते हैं, ठीक है। और ऐसे कोई इलाका है मान लो जहाँ पर पानी बहुत कम है, जैसे रेगिस्तान है अपने राजस्थान वाला, यहाँ पर पश्चिम राजस्थान का पश्चिम जो पार्ट है उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो इस कारण से वहाँ पर लोग कम कम रहते हैं, और जहाँ पर पानी की आसानी से सुविधा होती है वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में अधिक जनसंख्या का कारण क्या है, वहाँ पर कारण यही है इसका, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी संख्या में उपलब्ध है, ठीक है। जैसे वहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा जो नदी है भारत से बहने के बाद बांग्लादेश में जाती है, तो और भी कई सारी इनके अलावा नदियाँ हैं जिनसे यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। लास्ट है इसमें प्राकृतिक कारणों में मृदा। तो मृदा है जो है मिट्टियाँ, आप लोगों को पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे खेती करते हैं लोग, खेती तो आपको पता ही है क्यों ज़रूरी है, खेती उससे हम पेट पूजा करते हैं लोगों का, ठीक है। जैसे अनाज पैदा होते हैं और भी चीज़ें, जैसे तिलहन वगैरह पैदा होती है, ठीक है। जैसे सब्ज़ी वगैरह में तेल जो हम यूज़ करते हैं वो तिलहन से ही प्राप्त होता है। तो मृदा जो है खेती के लिए बहुत ज़रूरी है, और जहाँ की जिस स्थान की मृदा जो है उपजाऊ नहीं होगी, ठीक है, तो वहाँ पर खेती होना मुश्किल है, और खेती अगर नहीं होगी तो जो खान पान है हमारा वो बाधित हो जाएगा। तो इस कारण से मृदा भी बहुत ज़रूरी है जनसंख्या के लिए। तो जिन इलाकों में मृदा उपजाऊ है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है, और जहाँ पर उपजाऊ मृदा नहीं है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसे नदियों के जो आसपास वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है नदियाँ क्या है नई नई मिट्टी लेके आती है और वहाँ पर जमा देती है, उसको हम जरूर मिट्टी बोलते हैं। तो उन इलाकों में क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और जिन इलाकों में मृदा उपजाऊ नहीं है, कठोर मृदा है और पथरीली मृदा है, उन इलाकों में क्या होता है, जनसंख्या कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक जो है इसमें पहला है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन जो है कैसे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई स्थान है वहाँ पर खनिज उपलब्ध है, जैसे किसी स्थान पर सोना निकलता है ज़मीन से, ठीक है, या फिर लोहा निकलता है, या फिर तांबा निकलता है। तो इस तरह से वहाँ पर क्या होगा, खनिज निकलने के कारण वहाँ पर लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा, वो खान में काम करेंगे या और कोई काम करेंगे इससे जुड़ा हुआ, खनिज से जुड़ा हुआ। तो इस कारण से वहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे सिटी वगैरह का विकास हो जाएगा वहाँ पर, और रोज़गार का विकास होगा। तो इस कारण से वहाँ पर परिवहन के साधनों का विकास हो जाएगा, ठीक है, सड़क वगैरह बन जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। तो खनिज संसाधन वाले इलाके जैसे जमशेदपुर है भारत का, जमशेदपुर झारखंड में है, तो वहाँ पर क्या है, लोहा वगैरह इस्पात वगैरह का उद्योग लग गए, क्यों वहाँ पे लोहा एस्क निकलता है। और इसी तरह और कोई सिटी ले लो जहाँ पर जैसे तांबा है, खेतड़ी में है, ठीक है, तो वहाँ पर भी लोग क्यों रहते हैं, वहाँ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि तांबा का वहाँ पर खनन हो रहा है। और कोई बड़ी सिटी आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, खनिज संसाधनों के अंदर। नेक्स्ट है शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये तीनों को माना जाता है, ठीक है। तो शक्ति संसाधन जो है ये किस तरह से जनसंख्या प्रभावित करते हैं। जैसे किसी स्थान पर कोयला, पेट्रोल वगैरह निकाले जाते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो बाड़मेर जैसलमेर का, तो वहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल की खोज हुई है अभी राजस्थान में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, वहाँ पर लोग जाके बस रहे हैं, यहाँ से लोग जाके वहाँ पर बस रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर जनसंख्या पहले बहुत कम थी बाड़मेर जैसलमेर में, लेकिन क्या है अब वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि उन लोगों को कुछ न कुछ वहाँ पर काम मिल जाएगा इससे। बाकी ज़मीन के दाम है वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इस कारण से कुछ लोग ज़मीन का व्यवसाय भी करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है बाड़मेर जैसलमेर में, ठीक है। यातायात जो है मतलब परिवहन के साधन, ये किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या वहाँ पर कम होगी या नहीं होगी। जैसे किसी स्थान पर परिवहन के साधनों का मतलब सड़क वगैरह, रेल वगैरह है, इनका अच्छा विकास हो रखा है, तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उनको आवागमन में आसानी रहेगी, ठीक है। ऐसा स्थान है कोई वहाँ पर परिवहन के साधन ही नहीं है, तो अगर किसी आदमी को कहीं पर जाना है तो उससे बहुत समस्या खड़ी होती है। इस कारण से वो ऐसे स्थानों पर रहना कम पसंद करता है। कुछ सिटी ऐसी होती है जहाँ पर कई सारे रोड आके मिलते हैं, रेलवे वगैरह की लाइन आकर मिलती है, तो वहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट हो जाता है और वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से यातायात के साधन जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसमें लास्ट है आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास मतलब, ठीक है। आर्थिक विकास का होना जनसंख्या के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव डालता है, क्योंकि जैसे कोई आर्थिक रूप से विकसित देश है, ठीक है, या कोई आर्थिक रूप से बड़ी सिटी है, जैसे मुंबई है, तो वहाँ पर मुंबई आर्थिक राजधानी माना जाता है भारत की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा है, जैसे उद्योग वगैरह है कई सारे वहाँ पर, और भी कई तरह की आर्थिक क्रियाएं मुंबई में स्थित है, ठीक है। इस कारण से लोग पूरे भारत से मुंबई में काम करने के लिए जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, वो बॉम्बे काम करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोग आपके यहाँ से भी गए होंगे। तो इस तरह से आर्थिक उन्नति है, इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे बड़ी
सिटी है भारत की, मुंबई जनसंख्या के हिसाब से, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो उसका कारण यही है आर्थिक विकास। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका से लोग भारत से क्यों जाते हैं अमेरिका रहने के लिए? भारत से कुछ लोग जो है रोज़गार के लिए अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो समाज और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है धर्म। धर्म किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करता है? जैसे कुछ धर्म है, उनमें अधिक लोग जो पैदा करते हैं उसको अच्छा माना जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म में भारत में, ठीक है, तो उसमें ये अच्छा माना जाता है। उसकी जो धार्मिक प्रथा है वो इस तरह से है कि उसमें जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह ईसाई धर्म जो है, उसमें जो है जनसंख्या को बढ़ावा नहीं दिया जाता, उसमें कम लोग है उस पर जोर दिया जाता है, ठीक है, कम लोगों की संख्या पर। तो इस तरह से धर्म जो है सीधा जनसंख्या को प्रभावित करता है। दूसरा, धर्म का पिछड़ापन भी हो सकता है। कुछ लोगों में धर्म जो है शिक्षा भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इस कारण से उस धर्म में लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है। जबकि कुछ लोग धर्म जो है, जैसे ईसाई धर्म है, उसमें लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है, तो वो क्या है, जनसंख्या को तेज़ी से नहीं बढ़ने देते, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में अगला है भाग्यवादिता। कुछ लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। जैसे आप लोगों ने गाँव में कुछ लोग देखे होंगे जो ये मानते हैं कि ये पुत्र पुत्री जो पैदा होते हैं वो सब भगवान की मर्जी है, ठीक है, ईश्वर की मर्जी, ऐसे मान के चलते हैं। तो इस कारण से वो जो ऐसे साधन आते हैं जिनसे जनसंख्या को बढ़ने से रोका जा सकता है, जैसे गर्भ निरोधक आते हैं, और भी कई सारे उपाय इसके लिए, उनका यूज़ नहीं करते और वो भाग्य के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ती है। इसमें अगला है सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराओं के अंदर ये है कि कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक परंपरा, जैसे कुछ क्षेत्रों में लड़कियों के जन्म को अभिशाप माना जाता है और उनको भ्रूण हत्या कर देते हैं, फिर उस पैदा होते हुए उनको मार देते हैं। इस कारण से महिलाओं की संख्या कम होती है। जबकि जब तक बहुत से उन पुरुषों की संख्या को या लड़कों की जो पैदा होते हैं उनको अच्छा माना जाता है। इस कारण से वहाँ पर क्या होता है, जब तक लड़का नहीं होता तब तक बच्चे पैदा होते रहते हैं। इस कारण से संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 7-8 बच्चे हो गए, किसी के 10-11 बच्चे तक हो जाते हैं कई बार, ठीक है, लड़के के चक्कर में। तो इस तरह से सांस्कृतिक परंपराएं जो है, इनके कारण भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। ऐसे कौन कौन से राजनीतिक कारण हैं जिनसे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है? तो इसमें कानून हो गया एक। तो कानून मतलब किसी देश का या किसी राज्य का कानून हो सकता है जिससे जनसंख्या वितरण, जैसे चीन है, चीन के बारे में सुना होगा, वहाँ पे एक ही बच्चा पैदा करना अलाउ है। तो ये एक तरह का कारक हो गया। जैसे वहाँ पे जनसंख्या पहले बहुत तेज़ी से बढ़ी थी चीन में, लेकिन अब क्या है, वहाँ पे कानून बना दिया गया, तो इस कारण से जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित हो गया। वहाँ पे जनसंख्या तेज़ी से नहीं बढ़ रही, अब जनसंख्या वहाँ पर धीमे धीमे बढ़ रही है। इस कारण से फिर से वहाँ पर 2 बच्चे अलाउ करने जा रहे हैं सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फिर से 2 बच्चे अलाउ करने जा रही है, ठीक है। इसी तरह सरकारी नीतियाँ जो है ये भी इसी तरह होती है। जैसे कोई किसी देश जो है, कोई देश वहाँ पे वो ऐसी नीति अपनाएगा, भाई जनसंख्या को कम करना है, जनसंख्या को बढ़ाना है। जैसे अमेरिका जो है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर और देशों के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। जैसे भारत के बहुत से लोग अमेरिका में रहते हैं, चीन के बहुत लोग अमेरिका में रहते हैं। तो वहाँ की सरकार क्या कर रही है, बाहरी जो लोग हैं दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों के, उनको आने से रोकने के लिए वहाँ पर कानून को उन्होंने सख्त बना दिया है। वहाँ की नीति जो है जनसंख्या की, उनको सख्त बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो इस कारण से दूसरे देशों के लोगों को वहाँ पर आना मुश्किल हो गया है। सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है जो राजनीतिक संरचना होती है किसी देश की, वो उसमें अस्थिरता आ जाना। जैसे गृह युद्ध हो गया, किसी देश में गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ के जो शासक है वो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे भारत है, तो भारत में अगर राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, मतलब सरकार जो है वो गिर जाए और आपस में लोगों में गृह युद्ध हो जाए, ठीक है, भारत में अंदर गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, या फिर और कोई कारण से अस्थिरता आ जाए। जैसे अफ्रीका में कई देश है इस टाइम, वहाँ पर उनमें अस्थिरता है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री वगैरह जो है ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता, 2-4 महीने में उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है। फिर उसकी जगह कोई तानाशाह आ जाता है तो वो शासक करता है। इस कारण से कई बार राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। इस कारण से जो है जनसंख्या भी प्रभावित होती है और लोग जो है देश की नीतियों को पालन नहीं करते। जैसे और राजनीतिक अस्थिरता, जैसे कोई आतंकवादी कारक है, ये भी एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर राजनीतिक अस्थिरता किस तरह से, यहाँ पर क्या है, जो आतंकवादी है वो पाकिस्तान से आते हैं और वहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। इस कारण से वहाँ पर लोग रहना कोई पसंद नहीं करता जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वहाँ से छोड़ के लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है। तो ये कई सारे कारक है जिनसे जनसंख्या प्रभावित होती है। सब आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है।